धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इसराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात करनी पड़ेगी कतर की खास तौर पर, क्योंकि इसराइल ने वहां पर हमला कर दिया और उसके बाद तमाम अरब और मुस्लिम देश सियार की तरह इकट्ठे होकर हुआ हुआ कर रहे हैं। क्या उनके हुआ हुआ करने से कहीं कोई धुआं धुआं होगा, देखेंगे, आज बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बात जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। जब पाकिस्तान से मैच हो सकता है, तमाम देश में विरोध के बावजूद भी, पहलगाम के जो लोग मारे गए हैं उनकी विधवाओं के बयान जारी करने के बावजूद भी, तो सिख जो श्रद्धालु हैं उनको नानक जयंती पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा पाकिस्तान? यह एक पाखंड है और इससे अधिक कुछ नहीं है। वहां जाके पहले कहते मैच नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे क्योंकि बहुत पैसों का सवाल था और बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बेटाएं इसमें, मतलब पुत्र मोह वगैरह वगैरह सब कुछ था। हालांकि सारा आरोप कांग्रेस पर धर दिया गया, पता नहीं किस खुशी में। हाथ नहीं मिलाते हैं सब खेलने के बाद से। तो यह सब एक निम्न स्तर का वो ढोंग है। हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि भारत की कुछ जनता इसको बड़े खुश होकर लेती है कि देखो हमने ये कर दिया। सिखों को वहां पे जो भी गुरु ग्रंथ साहिब या जो नानकाना जो वहाँ का टेम्पल है उनका साहिब है, गुरुद्वारा, उसको नहीं जाने दे रहे, जबकि यह शताब्दी, मतलब शताब्दी नहीं, उनका जयंती है गुरु नानक का। तो ना करने का कोई मायने नहीं होता है। मैं धार्मिक नहीं हूं पता है, लेकिन फिर भी यदि लोग जाना चाहते हैं तो उनको क्यों रोकना है? इसलिए कहा कि हमारा संबंध ठीक नहीं है, हमारा आर्थिक लेन देन ठीक नहीं है और चुपके हम एक कवच के अंदर में सारा क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। तो इससे अधिक इसमें कुछ नहीं कहना है जी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री तो इस पे बहुत कुछ कह रहे हैं। वो भगवंत सिंह मान कह रहे हैं कि देखो अफगानिस्तान में भूकंप आया तो वहां पे इन्होंने मानवीय सहायता भेज दी, और हमारे यहाँ पंजाब में डूबा पड़ा है, पंजाब आए भी नहीं देखने, और आए तो हमने कहा 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, 1600 करोड़ दिए, और अब हमारे श्रद्धालुओं को पाकिस्तान भी नहीं जाने दे रहे। तो ये तो पंजाबियों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है? अब भगवंत सिंह मान जो भी कहें उन पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इसके कि जब किसान आंदोलन हुआ दूसरी बार तो उसको तोड़ने में आम आदमी पार्टी और भगवंत सिंह मान का प्रमुख हाथ था। जहां तक जाने ना जाने की बात है, वो तमाशा दिखाने की बात है, वह होता रहता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर में पहुंचे, किन स्थितियों में पहुंचे, बच्चों को बारिश में रखा गया, इनका कार का कारवा निकलता है, सारा सिक्योरिटी सारा फैसिलिटीज है, और कहते हैं कि बड़े कष्ट उठाकर ये गए हैं। तो ये सब आज की दुनिया में जो गोएबल्स, जो प्रचार मंत्री थे हिटलर के, उनका कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग विश्वास करने लगते हैं। आजकल 10 बार में ही लगता है लोग विश्वास करने लग गए हैं, खासकर पहले से ही दिमाग उनका यदि भ्रमित हो चुका है तो जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अमित शाह तो खुले मंच से कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। इस झूठ को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक फैला दिया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री केयर स्टारमर खुलकर कह रहा है कि जो दक्षिण पंथी सड़कों पर उतरे, जिन्होंने बवाल किया, कई पुलिस वाले भी घायल हुए, इनके हाथ में ब्रिटेन का झंडा आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके यहां पर आरएसएस, जो खुद एक दक्षिणपंथी है और कट्टर दक्षिणपंथी है, हिंदुस्तान की बात करता है, उसके मुखिया मोहन भागवत कह रहे हैं कि देखो, वो कहते थे चर्चिल कि भारत एक नहीं रह पाएगा, और वो देखो वहां पे क्या हो रहा है। आप क्या कहेंगे? आरएसएस का प्रमुख का कहना इसलिए बनता है बेचारे इन्वर्टेड कमा में है कि बड़ी मेहनत की है आरएसएस ने भाजपा की सत्ता को लाने के लिए और अंबानी अदानी के प्रभुत्व को मजबूत करने में, लेकिन इनका भाव घट गया है नरेंद्र मोदी और दूसरे जितने भी अमित शाह वगैरह वगैरह लोगों के सामने। इसलिए कभी कभी कुछ इस तरह के बयान दे देते हैं ताकि लोगों को याद रहे कि हम भी हैं। हालांकि इनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, करोड़ों नहीं अरबों की सुविधाओं में जी रहे हैं। क्या चाहिए इन्हें? जहां तक यूके के प्रधानमंत्री हैं, वह खुद एक घोर दक्षिणपंथी है, छोटे मोटे नहीं, घोर दक्षिणपंथी हैं।
रूस वो तो यूक्रेन लिबरल के है ना युद्ध सर, में वो तो लिबरल है। लिबरल का चेहरा है। उसको 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार झूठ बोल रहे हैं। गोएबल्स के ये सब चेले चपाटी और कुछ नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध में देखिए, जो गाजा पट्टी में हो रहा है उसके ऊपर देखिए इनका दो मुहा नीति। इनफैक्ट जो सांप होते हैं दो मुंह होता है, ये इनके कितने मुंह है आगे पीछे हर तरह से है, कहना मुश्किल है। यह बहुत ही भ्रष्ट, अपराधी और निम्न स्तर के लोग हैं। किसी न किसी कारणवश बोलना आ गया है, या कोई उपाय नहीं है अभी इनके पहले का जो डीप स्टेट है, जो लिंक है यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति और साम्राज्यवादी और इनके बीच में, कि इनके अलावा कोई और लाए। वह जमाना गया जबकि वास्तव में जी, एक स्टेट्स पर्सन तथाकथित लिबरल हुआ करते थे। जी, ये बात आपने काफी महत्वपूर्ण कही है कि अब यही नहीं पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे बैठकर रिमोट से चलाई जा रही है सत्ता, या सत्ता ही रिमोट वालों के हाथ में आ चुकी है। खैर, अगली खबर जो है वो एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, आपने देखा होगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा है, उनको भगवा पटका पहनाया जा रहा है बीजेपी का, उनको आरएसएस की काली टोपी पहनाई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि अब गांधी के बारे में वो वाली बातें मत करो, अब जो गोडसे वाली बातें हैं वो करो। देखिए, जहां तक भाजपा और आरएसएस की बात है, वो कर रहे हैं जो उनको करना है, वो पूरी तरह से कर रहे हैं। चाहे गोडसे की प्रतिमा के साथ हो, गांधी की प्रतिमा को ही इन लोगों ने मारा और नकली खून बहाया और गोडसे जिंदाबाद की, गोडसे का मूर्ति बनाया। गांधी की मूर्ति के साथ ये सब कर रहे हैं, वह भगवा उनका कमल छाप जो ही है पट्टा बांध रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, ये सब तो करेंगे। लेकिन अब इसके खिलाफ में जो हो रहा है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। मुन्ना यादव संभवतः आरजेडी के नेता हैं, उनका कहना है या करना है कि भाई ये बहुत गलत चीज हुआ, जाकर उसको गंगा जल से उसको पवित्र कर रहे हैं। यानी एक एक गलत का निषेध दूसरे गलत से कर रहे हैं। उससे क्या, गंगा जल डालने से वह पवित्र हो जाएंगे गांधी के या गांधी जी के प्रतिमा, और वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे। आज जरूरत गांधी जी की नहीं है, आज जरूरत एक क्रांति की है, वर्ग संघर्ष की है, भगत सिंह की है, भगत सिंह के विचारों की है। जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या गांधी को पूरी तरह नकार देंगे और आप ये कहेंगे कि गांधी की जरूरत ही नहीं आज? मैं यह नहीं कर रहा हूं। आज जो ही गांधी और अंबेडकर के साथ है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से आज के फांसीवाद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें साथ साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं के कंधों पर चढ़कर आज फांसीवाद आया है। दोनों के बीच में एक संबंध भी है और दोनों के बीच में एक टकराव भी है। जी, ये आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है कि इन्हीं के कंधों पर सवार होकर यहां तक पहुंचा है फांसीवाद। वरना सोचिए, क्या गोडसे की विचारधारा यहां तक आ पाती, गांधी की विचारधारा पूरे देश में फैल जाती। आप लोग कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का, और पहला जो अपडेट मुझे महत्वपूर्ण लगता है वो है लेबनान के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, जिन्होंने दोहा की मीटिंग में जाके कहा कि अगर इजराइल शांति नहीं चाहता तो हम भी तैयार नहीं है। इतनी हिम्मत कहां से आ गई उनमें? देखिए, इन सबको पता है। कल या परसों जो हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था, उदाहरण दिया था बिहार वाला, कि हमारे विरोध में कुछ लोगों को लाया जाए ताकि बोले, नहीं तो जनता अपना स्वतंत्र नेता ढूंढेगी, खुद ब खुद पैदा करने लगेगी, और वह वास्तविक विरोध होगा। तब वह क्रांति या इन सब का आधार को खत्म करके ही दम लेगा। इसलिए अब ऐसे लोग ही भला बताइए जिनका कोई बोलने का वो नहीं है, आधार नहीं है, वजूद नहीं है, कोई भी हिम्मत नहीं है। अमेरिका और इजराइल की मदद से बने हैं, और अमेरिका इजराइल की मदद से वो हिजबुल्लाह को निरस्त करना चाहते हैं, उन्हीं की बातों कर रहे हैं। उनको भी मौका मिल रहा है। यहां पे आपके तुर्की के राष्ट्रपति वह भी आके ये बातें कर रहे हैं। ये सारे लोगों को जो मौका मिलता है ये कहते हैं, और इससे ना इजराइल कोई कष्ट है ना ही अमेरिका कोई कष्ट है, बल्कि खुश होते हैं। उदाहरण के लिए कतर के यहां ये हो रहा है, ये सब सारी चीजें बातें हो रही है, और कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, कहते हैं भाई आपको कुछ अपना राजनीतिक विचार बदलना होगा। क्या बदलना होगा? मतलब इजराइल के पूरे गोद में चले जाए, वैसे ऑलरेडी है ही हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इजराइल हमारा सबसे परम मित्र है, और इजराइल कह रहा है कि आज से पहले इतना हमारा अमेरिका से वह मदद एड नहीं मिल रहा था, सबसे बढ़िया है। तो कतर करे तो क्या करे, ये सारे अरब देश के वह नेता लोग जिनके यहां अमेरिकी, ब्रिटेन के ऑफिशियली मिलिट्री बेस है, यहां तक कि मोसाद का भी वहां पे इनका अड्डा है, इनका हेडक्वार्टर्स है। और ये लोग बोले तो इनको बोलने के लिए कहा जाता है, बोलो जनता बहुत नाराज है, कुछ समय के लिए कूदो, तड़पो और बाद में फड़को, और बाद में फिर वही करो जो हम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो इससे भी ज्यादा शायद चौंकाने वाली है।
पूरे इस मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में दुनिया भर के संगठन है, ओआईसी है, जीसीसी है, अरब लीग है, और इसके अलावा सेना के नाम पे भी इन्होंने बहुत सारे संगठन अपने बना रखे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नाटो की तर्ज पर हम एक ऐसी ज्वाइंट टास्क फोर्स तैयार करेंगे जो किसी भी एक देश पर हमला होगा तो माना जाएगा तमाम देशों पर हमला हुआ है और वो जवाब देगी। क्या आपको लगता है ये हुआ हुआ किया जा रहा है कि कुछ हुआ का क्या कोई धुआं भी नजर आएगा? इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम है कि कतर पर इन्होंने आक्रमण किया, हमारे किसी भी देश पर आक्रमण करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ट्रंप ने भी आश्वासन दिया है कि अब कतर पर आक्रमण नहीं होगा। ट्रंप बहुत झूठे किस्म के इंसान है, भूल जाइए। जहां तक दूसरे देश पर आक्रमण की बात है, गाजा में खुलेआम हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? लेबनान में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, इराक में हो रहा है, यमन पे हो रहा है, हर जगह तो हो रहा है यार। तुमको अब दूसरे मौके की क्या बात है? जो करना है करो। हाँ, जीसीसी या जो भी इनके तथाकथित रूप से मुस्लिम और अरब कंट्रीज हैं, यदि बाई एनी चांस से यूनाइट होते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम मुझे लगती है, शून्य नहीं कहूंगा, ठीक है, इनकी तरफ से कुछ जोड़ लग रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद मतलब एक इमेजिन कीजिए कि जोर्डन का जो राजा है, अब्दुल्ला या जो भी है, वह इजराइल के खिलाफ जाके इनकी सेना में भाग लेते हैं। यानी वह बिल्कुल आपके जो गाजा पट्टी उससे सटा हुआ क्षेत्र है, इजिप्ट भी उसमें आता है, और जब मौका मिलता है इनको भी ठोकता है। इजिप्ट के भी 2 सैनिकों को इजराइल मार चुका है, इजिप्ट ने हंगामा किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये किसी भी तरह से उस दिशा में बढ़ते हैं और गाजा के साथ साथ पूरे पैलेस्टीन क्षेत्र को ये एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए अपनी सेना भेजते हैं वहां पे। इजराइल की हिम्मत नहीं होगी, अमेरिका की भी हिम्मत नहीं होगी कि कुछ कर सके, बल्कि जिस तरह से अफ्रीका के 3 देशों ने, बुर्किना फासो और ने 2 ने मिलकर जिस तरह से अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर किया है, ये लोग इतना ही कर दे अपने देशों से, अरब देश से हटा दे, तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा और पूरे विश्व के लिए एक बहुत जबरदस्त संदेश होगा कि अमेरिका तुम सुधर जाओ। और खासकर अमेरिकी जनता का भी, उस जनता का जो कि विदेशों से आए हुए मुनाफे का एक हिस्सा लेकर वह इजराइल का साथ देती है। जी, मैं तो इससे भी छोटी बात करना चाहता हूं सर। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि अमेरिका को यहां से भगा दो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे जो इजराइल के साथ संबंध है वो तोड़ दो, उनके दूतावास इजराइल के अपने यहाँ बंद करा दो, अपने राजदूतों को वापस बुला लो, अपना जो सड़क, पानी और हवाई मार्ग वो इस्तेमाल कर रहा है इजराइल का, उस पर पाबंदी लगा दो, मत लड़ो इजराइल से। पर लगता नहीं है कि इनकी इतनी भी औकात है। आपने बहुत सही बात कही। यदि यह करना है तो इजराइल के ऊपर पाबंदी के लगाने की बात करते हो तो एक तो आत्मलोचना करो, सेल्फ क्रिटिसिज्म करो कि इन्हीं के मदद से आज इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस इतनी मजबूत हुई है, अमेरिका को देकर, और इनके सारे पोर्ट से आके इनके यहां इजराइल के पैसे तक लग रहे हैं और उसे डेवलप कर रहा है। आज भी यदि बंद कर दे इजराइल को तो इजराइल का 1 महीने से अधिक तक चलने का, आर्म्स सबमिशंस आने का, जो रेड सी और वगैरह से इनके पोर्ट से आ रहे हैं, इनके लैंड से आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और आपके मुंह में घी शक्कर यदि ऐसा 1% भी यदि हुआ तो, लेकिन ये लोग बिल्कुल डरे हुए लोग हैं, गिदड़ भभकी दे रहे हैं। वह संभवतः जो बोल रहे हैं उसके पीछे भी शायद मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर लाके इनको दिया गया है, जो इजराइल के किसी बंदे ने ड्राफ्ट किया कि लो भाई से पढ़ लो और इस प्रस्ताव को पारित कर दो। जी, ये आपने सच कहा है, बल्कि डरे हुए नहीं है ये मरे हुए लोग हैं, चलती फिरती लाशें हैं जो घूम रही हैं अच्छे खासे लबादे पहनकर। और जो आपने बात की इजराइल के टेलीप्रॉम्प्टर की, तो उसी से जुड़ी हुई एक अगली खबर है। इजराइल का ये कहना, अरे अमेरिकियों होश में आओ, फोन को देखो, अपना खाना देखो, अपनी और तमाम चीजें देखो, हम आपको हर जगह नजर आएंगे। तो क्या कहना चाहता है नेतन्याहू इससे? अमेरिका के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सीनेटर या जो भी थे कहते हैं, लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले लोग, कहने के लिए स्वतंत्र लोग हैं और पूरे देश के लिए और अंततः पूरी दुनिया के लिए कानून बनाते हैं ताकि प्रजातंत्र सही ढंग से चल सके। ये लोग आके जब इन नेतन्याहू को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, गाजा पट्टी में जनसंहार चल रहा है, वह सही नहीं है, इस पे, और साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी देते हैं कि यदि अस्त्र शस्त्र हम देना बंद कर दें तो तुम नेस्तनाबूद हो जाओगे। इसके ऊपर नेतन्याहू कहते हैं, जो आपने कहा कि जो तुम यहां तक कि जो तुम सॉस खाते हो, जो लगाते हो, उसमें भी इजराइल का हाथ है, बाकी तो भूल ही जाओ, हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते। और अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र भी हम बनाएंगे और जो बड़ा क्षेत्र में हम कब्जा कर लेंगे, हम ज्यादा स्वतंत्र होंगे अपने काम करने के लिए, हमें अमेरिका के ऊपर नहीं टिकना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि तुम क्या हमको दिखा रहे हो, तुम तोते हो,
तुम जो है सो पपेट हो, जो खिलौना ऊपर से जो खिलाते हैं और नीचे में गुड़िया सब जो डांस करती है वो सब चीज हो। और बकवास बंद करो, जो डीप स्टेट है, जो ट्रंप है, उनके साथ मेरी बातचीत है, उनसे संबंध है। तुम क्या फुदक रहे हो यहाँ पे? तुम जाओ, जो तुमको मिलता है करो, हमारे पक्ष में बोलो, नहीं तो तुम खत्म करो अपनी कहानी। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है पूरी दुनिया के, हालांकि अमेरिका का बड़ा अखबार माना जाता है। ट्रंप उस पर भड़क रहे हैं, ऐसा क्या खुलासा कर दिया उसने ट्रंप के बारे में सर? न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा कि ट्रंप को पहले से मालूम था कि इजराइल आक्रमण कर रहा है और ट्रंप ने हाँ कही, यानी आक्रमण करने की जब तैयारी हो गई थी। मुझे इसमें भी संदेह है, ट्रंप को पहले से पता होगा कि तैयारी हो रही है, कि दोहा में ये सब चीज होने वाला है, कतर में होने वाला है, और इनको बुलाओ, तुम कहो कि हम संधि की बातें करेंगे और आएंगे तो हम उनको ठोक देंगे, क्योंकि ऐसे उनको मारना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं चल रहा कहां पे है। लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात माने तो जब तैयारी हो गई तब जाके ट्रंप को नेतान्याहू ने फोन किया, कैसा ऐसा है। ट्रंप ने उसे नहीं रोका, जबकि ट्रंप कहते हैं कि नहीं, जब ऑलरेडी मिसाइल दागे जा चुके थे। मिसाइल कैसे, मैक्सिमम तो एयर स्ट्राइक किया गया है, मैं मान लेते हैं कि एयर स्ट्राइक की बात है, तो एयर स्ट्राइक से हवाई जहाज जब कतर के ऊपर जा चुका है, जो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया था, जो हाल फिलहाल में अब ये सब बातें आ रही है। सऊदी अरेबिया देखिए यहां पे क्या बकवास कर रहा है, और यहां पे ये चीजें पता चला कि कतर में मरवाने में उसका हाथ रहा है। खैर जो भी है, तो ये जब हंगामा हो रहा है तो ट्रंप कह रहे हैं कि झूठ बात है, गलत बात कर रहे हैं। जब वो मिसाइल लॉन्च हो चुके थे तब मुझे पता चला और मैं मिसाइल को नहीं रोक सकता हूं। ये इतना प्रिसीजन नहीं था। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम्स सच बोल रहा है, लेकिन पूरा सच अभी भी नहीं है। पूरा सच ये है कि इन सब की मिली भगत है, सब मिलकर प्लान बनाया था और यह स्ट्राइक लॉन्च हुआ था। संभवतः हफ्तों से यह चल रहा था। जी। 1300 कुछ करोड़ रुपए की पेनल्टी, जुर्माना या मुकदमा लगाने जा रहे हैं ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स पर, यानी कि आवाज को बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मैं एक तस्वीर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। तमाम अरब जुटे दोहा में। पहले उन्होंने ओआईसी के नाम पर मीटिंग की, फिर जीसीसी के नाम पर उन्होंने एक मीटिंग की। हो सकता है वो अरब लीग की मीटिंग करे हो, उससे कुछ नहीं रहा। ईरान के जो लारिजानी है, वहां के सुप्रीम लीडर के विशेष सलाहकार है, उन्होंने सीधे कहा है कि भैया कुछ करो, तकरीरें मत करो। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, इधर इतने सारे हैं लेकिन उधर ट्रंप ने एक अकेला विदेश मंत्री भेज दिया इजराइल के अंदर, जिसको बगल में खड़ा करके नेतन्याहू बोल रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ है। तो वो सीधा बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बल्कि सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि ट्रंप ने यह कहा कि पहले जो अमेरिका था वह भी हमारे साथ था, अभी का अमेरिका यह भी हमारे साथ है। जो हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि बाइडेन से ट्रंप में, या बाइडेन के पहले जो थे ओबामा और जितने हैं, उनमें कोई मूलतः अंतर नहीं है। वैसे ही जैसे इंग्लैंड के हमने चर्चा में कही, चाहे स्टारमर हो, चाहे उसके पहले ऋषि सुनाक रहे हैं और उसके पहले बोरिस जॉनसन रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब धूर्त मक्कार हैं और यह जो है सो दुनिया को लूटने में और वॉर इंडस्ट्रीज को चमकाने में लगे हुए ताकि मुनाफा आए। तो इनका जो धंधा चल रहा है, ये जो परजीवी हैं, इनको भी पूरा का पूरा कमीशन कुछ लीगली जो पे के रूप में है। हमारे भी एमएलए एमपी को जहां तक है 4-5 बार बने तो 4-5 बार का मिलता है। उनका पेंशन पूरा का पूरा 4-5 गुना मिलता है। मर जाए तब भी पत्नी को पूरा मिलता है। तो ये सब उनको लगे रहते हैं, इसीलिए चमचागिरी करते हैं। ना इनके पास कोई स्वतंत्र दिमाग है, ना इनके पीठ में कोई रीढ़ की हड्डी है। जी। तो क्या पोलिश प्रधानमंत्री जो हैं वो भी एक परिजीवी हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ाए गए और बेलारूस के लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। रूस यूक्रेन वाली जंग में मैं आपसे खबर पूछ रहा हूं। बिल्कुल परजीवी है। मैं समझ गया आपका सवाल। इनके ऑफिस के ऊपर, इनके पैलेस के ऊपर था या ऑफिस के ऊपर था? मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग जो था जहां ये भी रहते हैं, और उसमें यह भी आ गया कि उसमें कोई भी विस्फोटक चीज नहीं था, यानी वो फोटो लेने वाला चीज था। और इसके कारण बेलारसिया के 2 लोगों को पकड़ लिया है। ये लोग कैसे उसमें आ गए मुझे समझ में नहीं आया। ढूंढने की कोशिश की, अभी नहीं मिला, हो सकता कल या परसों तक है। यानी यह जो ड्रोन है कहीं ना कहीं से, यह टोही ड्रोन भी नहीं है, उस तरह का भी इसमें यंत्र वगैरह नहीं है। हो सकता है बाद में कुछ और पता चले कि फोटोग्राफी का कुछ ना कुछ था। मुख्य रूप से था, यदि है तो या तो इन्होंने खुद किया है या ये 2 बेलारसियंस या दूसरे और लोग हैं।
ये अपना देख रहे हैं उधर में अलाउड है ड्रोन्स का अपना करना, एक शौक है, गलती से भटकते हुए वहां चला गया, इनको पकड़ के ठूस दिया। और इसका सारा दोष ये लोग रूस पे लगा रहे हैं, हंगामा मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रोमानिया में हुआ और पोलैंड में कुछ दिन पहले अभी करीब 1.5 दर्जन के पास गया, जो कि लगता है कि इसके बहाने नेटो कहीं ना कहीं से जो कि ऑलरेडी कोशिश कर रहा है और एक नया फ्रंट रूस के अगेंस्ट में कर रहा है। इनकी कोशिश जो थी पहले सफल नहीं हुई और अभी मोल्दोवा से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोल्दोवा के जो प्रधान है संधु, माइया संधु, वह पूर्ण रूप से परजीवी है और नाटो के पक्ष में है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का। और महान ट्रंप को हम क्यों कहते हैं हमारे तमाम व्यूअर्स जानते होंगे। पहला जो अपडेट है वो बड़े गर्व के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा है कि मैंने वेनेजुएला में 3 और लोग मरवा दिए। यह ट्रंप हत्यारे हैं, वैसे बाय द वे ओबामा और जितने भी थे वो भी हत्यारे रहे हैं, और ये गर्व कर रहे हैं। वहां यदि नाव है वेनेजुएला के वाटर्स में है तो तुम्हें कैसे पता कि उसमें ड्रग है, और दूसरी बात कि वो ड्रग अमेरिका की तरफ जा रहा है, कोई मायने नहीं बनता है। लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं और उसको पकड़ के हत्या कर दिया। तो ये अब आदमी कहीं से भी नहीं रह गए, ना इनके दिमाग में, ना इनके दिल में, ना इनके फॉरेन या लोकल पॉलिसीज में किसी की भी हत्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और लक्ष्य एक ही है, पैसा और पैसा और धन और धन। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। ये भी वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। यहाँ के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर ये अवैध उत्पादन नहीं होने देंगे। काय का उत्पादन कह रहे हैं? नहीं, अवैध उत्पादन नहीं, मारिजुआना जो होता है जिससे सब बनते हैं ड्रग्स है, सब हैश या जो भी हम कहते हैं हशीश है, सब करते हैं। तो ये कहते हैं कि वेनेजुएला में इलीगल है, पूर्ण तरह से बैन है, ना आप इसको पैदा कर सकते हैं, ना इसका आप कुछ बना सकते हैं, बाहर भेजने अंदर लाने की तो बात अलग है। जबकि अमेरिका में वहां का फेडरल यानी केंद्र ने इस पर बैन लगाया हुआ, लेकिन कई स्टेट, उसके राज्य जो है प्रोविंस है, उनकी लोकल स्वतंत्रता होती है जो भारत में खत्म की जा चुकी है। यहाँ के तो मुख्यमंत्री को उठाकर आप जेल में डाल लीजिए, कुछ नहीं होता है। वहां भी संभवतः ट्रंप यही चाह रहे हैं, पता नहीं भारत से सीख रहे हैं या खुद ब खुद सीख रहे हैं। तो वहां के कई राज्यों में हशीश या मारिजुआना जो भी उसका चीज बनता हो वह लीगली ऑथराइज्ड है, बेसिकली दवा के लिए और आनंद के लिए। आनंद यानी कि आप कष्ट ले रहे हो या उसका दवा खा रहे, जो भी आनंद बहुत बड़ा चीज है। वैसे बाय द वे मुझे अचानक याद आ गया, मैंने वो आनंद नाम की फिल्म देखी है कि बंदा को कैंसर है और भी खुश होकर जिंदा जीता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बाबू मोशाय वाला डायलॉग उसमें खूब चलता है राजेश खन्ना का। खैर अगली जो खबर है वो भी अमेरिका से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये ताल्लुक रखती है चाइना से। क्या चाइना को डराने के लिए जापान में मिसाइल लगाई है अमेरिका ने? चाइना, जहां तक चीन की बात है, चीन इतने से नहीं डरने वाला है, लेकिन एक मतलब हवा फैलाई जा रही है जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेशली दक्षिण कोरिया को दिखाने के लिए कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम ही से है। यदि तुम हमसे स्वतंत्र होकर अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति बना रहे हो और चीन से संबंध बेहतर कर रहे हो, नॉर्थ कोरिया से संबंध बेहतर कर रहे हो, तुम यूरोप से संबंध बेहतर कर रहे हो, तो हमारे प्रॉफिट रेट घट रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है और इसलिए वो दिखाना चाहता है कि हम मिसाइल्स वगैरह ला रहे हैं ताकि नॉर्थ कोरिया और चीन को डरा सके। वास्तव में डरा रहा है वो जापान के लोगों को और साउथ कोरिया के लोगों को कि हमसे अलग मत हो। जी अगली खबर है ट्रंप के ब्रिटेन दौरे से जुड़ी हुई। यहां सवाल मैं ये उठाना चाहता हूं सर कि क्या ट्रंप को कोई बुला नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा यार ब्रिटेन तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, वहां के राजा से भी मिल लूंगा। इस बहाने लोगों को लगेगा कि मैंने कोई दौरा वोरा किया, क्योंकि दौरे तो हो नहीं रहे ट्रंप के कहीं। या वाकई में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच कोई बड़ी डील होनी है? अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध है, भले किसी और सबसे कुछ समय के लिए खटाई में पड़ जाए, वह नहीं टूटता है। और उसमें फाइव आइज जो है, बेसिकली जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाले कंट्री है, यूएस यूके तो हो ही गए, कनाडा के साथ अभी इन्होंने लड़ाई लड़ ली क्योंकि टैरिफ कब तक मतलब वो चलेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जनरली बड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। खैर जो भी हो, और ट्रंप की नजर जब पिछली बार वहां के राष्ट्रपति थे, वह ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जिसमें ब्रिटेन जो है अपने नागरिकों को बहुत सारे मुफ्त में, टैक्स ज्यादा लेकर जैसे भी हो, मुफ्त में इलाज करता है।
चाहे वह गर्भवती औरतें हो, बच्चा होने तक हो, कैंसर हो, किसी तरह की वो सुविधाएं देती है। और वह करोड़ों नहीं अरबों बल्कि खरबों डॉलर के बराबर का है। और उसको चाहते हैं कि उसको प्राइवेटाइज करे, और प्राइवेटाइज हो तो उसमें अमेरिकी पूंजी आए। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में, उसके ऊपर बातचीत ये करना चाहते हैं कि भाई तुम लोग क्या सोच रहे हो। जो ही इनके एक झुंड बना के जाते हैं जेलेंस्की के साथ, वो करते हो अलग बात है, लेकिन इनसे अलग करना चाहते हैं। और तीसरा, नेचुरली मिडिल ईस्ट में जो अभी तत्काल में हुआ है, कतर पर आक्रमण हुआ है, और मिडिल ईस्ट के लोग कुछ भड़क रहे हैं। लोग नहीं, वहां के राजा जो भड़क रहे, लोग तो खैर बहुत भड़के हैं। कतर में भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पे आए थे और मांग करते हुए कि इसराइल को दंडित किया जाए। इसराइल को दंडित करने की क्षमता तुम में अकेले नहीं है। हाँ, पूरे अरब लीग और ओआईसी मिल जाए तो बात अलग है। तो ये सारी बहुत सारी, जिसमें टैरिफ वॉर भी एक प्रमुख चीज होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निश्चित रूप से दोनों चुपके चुपके बात करेंगे, क्योंकि एआई में चीन को दबाने के लिए कोई भी अकेले देश स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है, इतनी हिम्मत कर पा रहा है। और इंग्लैंड का दावा है कि 10 बिलियन पता नहीं कितना डॉलर लगा के वह 2030 तक वो विश्व गुरु बनेंगे एआई में। देखते हैं क्या होता है। दो घटनाक्रम ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के बाद सामने आए। एक तो अमेरिका की टीम जो है टैरिफ मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारत आ रही है। दूसरा, वहां से टिकटॉक को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी ट्रंप ने की है, क्या वो फिर से चीन के साथ भिड़ने का मन बना चुके हैं या धमका रहे हैं? टिकटॉक के ऊपर अंततः चीन मान गया कि ठीक है, उसका जो मैनेजमेंट है वो अमेरिकी हाथ में चले जाए, और इसके लिए बदले में अमेरिका जो है बहुत सारे टैरिफ और बहुत सारे दूसरे चीज जो है सो हटा लेगा चीन से। यानी व्यापारिक समझौता तकरीबन हो चुका है। लेकिन यह बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। वैसे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। 1 साल से धमका रहे थे पहले भी अभी भी कि टिकटॉक ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम इसको नहीं चलने देंगे। इसी सितंबर में बंद होने वाला था, लेकिन समझौता हो गया। तो वो उनका अंदरूनी मामला बन गया है। दोनों की जो पूंजी है, निवेश पूंजी है, वो दोनों आपस में मतलब बातचीत करके तैयार हो गए। जहां तक भारत में बात है, भारत में वहां से जो आए हैं, जो वहां के दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है सबसे बड़े, उनके नंबर 2 पहुंचे हुए यहाँ पे। यानी वो भारत को काफी महत्ता देते, इसमें संदेह नहीं है। और यहां से भी समझौता करने की बात कर रहे हैं कि भाई कहां कहां पर हम एक दूसरे से कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ठीक है, तुम रूस से तेल लो, ऐसा मुझे लगता है, तो उसका परसेंटेज हमें चाहिए। ये एक तरह से उनकी ये मांग हो रही है। दूसरे, हमारे सामान के ऊपर जो तुम्हारा टैरिफ बहुत हाई है, वह तुम 0 ना करो, 4-5% कर दो, ताकि हम बराबरी करें। अभी तक जो भारत ने लूटा है या बनाया है अमेरिका की मदद से, उसको हम कम करें। चीन के साथ जो तुम्हारी बढ़ रही है, उसको कमजोर करो, तोड़ो, या संभवतः मिलिटरली रूप से चुपके चुपके से करें। अंततः देखिए, भारत ने यूरोपियन यूनियन से फिर से वापस जाके फ्रांस से हमारे राफेल के बारे में फिर से समझौता हो गया। यानी 3 गुना लेने का जो दाम था वो लेने का कर दिया। तो मैंने कहा था कि यह आपसी मनमुटाव है। इन सब बड़े बड़े जो ओलिगार्क्स हैं, बड़े बड़े पूंजीपति और वित्तपति हैं, ये आपस में मनमुटाव से लेकर युद्ध तक भी हो जाता है। लेकिन भारत की स्थिति नहीं है। और भारत के जो बड़े ओलिगार्क और पूंजीपति हैं, अंबानी, अदानी और उनके राजनीतिक जो पक्षधर हैं, वह सब कहीं ना कहीं से अमेरिका से लड़ने के पक्ष में नहीं है। जी ठीक है सर, अगली खबर का रुख करते हैं और लास्ट खबर है क्योंकि टाइम का थोड़ा तकाजा है हमारे पास। और ये जो अपडेट है वो है किर्क से जुड़ा हुआ, वही किर्क जो अभी मार दिए गए हैं, जिनको ट्रंप का करीबी बताया जाता है। अब उनको लेकर अगर कुछ चीजों का खुलासा मीडिया कर्मी कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, तो उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। चार्ली किर्क एक सिंबल बन चुके हैं दक्षिण पंथियों का, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप के पार्टी का, कि वो महान थे। वैसे ही जैसे भारत में आरएसएस के गुड्स हैं। अब उनके खिलाफ बोलिएगा तो वो देश के खिलाफ हो गया, सरकार के खिलाफ हो गया, देश के साथ गद्दारी हो गया। तो ये जो महिला है, ये खुद अश्वेत है और ये बड़ी दिनों से पत्रकार थी और करीब 39 साल की है, जिसमें 2016 से ही थी उसमें। और उसका जो ग्लोबल ओपिनियन थी, उसका एक हिस्सा बन चुकी थी। और 2021 से ओपिनियंस जो बनते हैं उसका बन चुकी थी। मतलब वो बताती थी कि अमेरिकी अब जो वैश्विक नीति है, अंदरूनी नीति किस तरफ जाए। और इसलिए इन्होंने जो पुराने जो वक्तव्य थे चार्ली किर्क के, जो कि उन्होंने एक दिया था कि अश्वेत महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता है जी,
तो बहुत घटिया मतलब यह वो मतलब टिप्पणी थी उनकी, और इस तरह की कई किया तो इन्होंने उसको सोशल मीडिया पे कर दिया। इससे नाराज हो गए, ट्रंप नाराज हुए, बाकी लोग नाराज हुए कि भाई इसको निकालो। यानी सत्य को सामने नहीं आने दो, और जो हमारा एक नेशनल छवि जो बन रहा है किर के रूप में, उसके अगेंस्ट में कोई एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। वैसे ही जैसे कि जियोनिज्म के अगेंस्ट में नहीं कहना चाहिए, उसी तरह की चीजें यह भी है। जी। ये बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात इसमें यह है कि उस संस्थान ने किया है जिसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट, वो जो कहता है कि वो सरकार के पैसे पे नहीं चलता, लोगों के सब्सक्रिप्शन पे चलता है। उसने वहीं से अपना धंधा बड़ा किया है, वो भी झुक रहा है। तो बचेगा कौन और कैसे? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।